नमस्कार दोस्तों। अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस दूसरी सरकार का 14 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है और इन 14 महीने में दो बड़े काम वो कर चुके हैं। पिछले साल 5 अगस्त को कश्मीर से 370 हटाया था, 35 ए हटाया था, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था और कई अहम फैसले हुए थे। और इस 5 अगस्त को अयोध्या में जो काम पिछले 492 साल से रुका पड़ा था, जिसका इंतजार कोटि कोटि जन कर रहे थे, वो काम नरेंद्र मोदी के हाथों ही हुआ, साधु संतों धर्म गुरुओं की उपस्थिति में। भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास। चाहे अयोध्या हो चाहे कश्मीर हो, जो हुआ वो कल्पनातीत था। दोनों काम जितने सहज ढंग से हो गए उस पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी लगा कि जैसे आम जनमानस तो इसकी प्रतीक्षा कर रहा था और शायद इसके लिए तैयार भी था। कुछ कुछ लोग जरूर कश्मीर को लेकर के भी और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर के भी बयानबाजी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं बहुत ही नामचीन एक हस्ती, भाऊ तोरसेकर। भाऊ, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जो ये दो काम हुए हैं पिछले करीब करीब 1.5 साल की अवधि में, बल्कि 1.5 साल भी नहीं हुआ है, 14 महीने की अवधि में, और अभी और बहुत सारे वादे हैं जो जनता से किए थे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों में। उनमें कॉमन सिविल कोड भी है, जनसंख्या नियंत्रण भी है, अलग अलग आवाजें काशी को मथुरा को लेकर के भी उठती रहती हैं, और भी कई मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कश्मीर के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता। देखो, एक अभी 5 अगस्त ये तारीख बन गई, इतिहास बन गया। पिछले साल 5 अगस्त को ही 370 हटाया गया था। इस साल के 5 अगस्त को अब ये भूमि पूजन हो गया। तो और जितने साल आएंगे उसमें तो 5 अगस्त होगा ही। जी। क्या मालूम हमें कि 5 अगस्त 21 में कॉमन सिविल कोड भी बन जाए। जी। मोदी और शाह ये जिस ढंग से काम करते हैं, तो वो मेरा मानना ऐसा है, पहले से मानना ऐसा है, तो जैसे फिल्म बनती है कि पूरा उसका स्क्रिप्ट पहले तैयार होता है जी। और स्क्रिप्ट में कुछ गलतियां है क्या, वो सब छाननी करके उसकी जांच करके बाद में वो शूटिंग शुरू कर देते हैं और आपके सामने फिल्म पेश होती है। जी। तो मैं नहीं मानता कि 5 अगस्त का जो मुहूर्त निकला वो ऐसे ही निकला था। शायद वही 5 अगस्त पकड़ के ये 5 अगस्त मुहूर्त निकला होगा, जी। क्योंकि ये तैयारी पूरी कर लेते। अभी इतने लोग चिल्ला रहे थे, आपको मालूम है कि भाई आपके पास अभी मेजोरिटी है, आप अध्यादेश या ऑर्डिनेंस निकाल के अयोध्या का मंदिर का काम शुरू क्यों नहीं करते। ये जी। 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 उनके जो प्रतिस्पर्धी है वही नहीं है। अपोजिशन की बात छोड़ो, हिंदुत्ववादी भी पूछते थे। इवन आपको याद होगा कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी बोला था, मजाक किया था कि मंदिर वही जी। बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जी। 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 तो ये अपने भी बोल लेते, लेकिन जिसको काम करना है उसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है। वो अगर आपके हम पुरानी बातें, अब स्टोरियां हमने सुनी है, कथाएं सुनी है, तो जी। बोलते थे कि वहां कहीं एक जगह एक हीरा रखा हुआ है, तो आप वहां जाएंगे तो उसमें इतनी बाधाएं आएगी, कोई खाई रहेगी, कोई पहाड़ रहेंगे,
और आप चलते जाओ, कुछ आवाजें आएगी तो पीछे मुड़कर देखना, नहीं देखना, जी जी। ऐसा बताया जाता था। हमने स्टोरियां पढ़ी है बचपन में। तो ये दोनों उसी ढंग से, जो पीछे से कोई आवाज होती है मुड़ कर नहीं देखते, उनको मालूम है हम्म। हमें कहाँ पहुंचना है। और आखिर में वो जो कथा का नायक होता है वो पहुंच जाता है, ये हमने पढ़ा है बार बार बचपन में। जी जी जी। तो हमको लगता था ये तो ऐसी पुरानी बातें हैं, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन हम मोदी और शाह को देखें तो उसी ढंग से काम करते। चिल्लाया बहुत जाता है, लेकिन वो चिल्लाता कौन है, क्यों चिल्लाता है, उसके जवाब देते बैठते नहीं। वो अपना जो टारगेट है उस तक चले जाते हैं और वो टारगेट पार कर लेते। जी जी तो जी। जिस अभी कश्मीर का जो मसला था, आपने देखा होगा कि वो जो पहला पहला ही सेशन था पार्लियामेंट का, लोकसभा के बाद 17वीं लोकसभा बनी, उसके बाद ये पहला सेशन था और उसका जो एजेंडा था वो खत्म होते आया था। तब जाके अकस्मात इन्होंने तय किया कि एक हफ्ता कामकाज और बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल। फिर गॉसिपिंग शुरू हो गई है, क्या करने वाले, एजेंडा है या नहीं। तो 2 दिन पहले उन्होंने एजेंडा दे दिया। तो सही। मैं मानता हूं ये स्क्रिप्ट पहले बना लेते, शुरू नहीं करते। मैं जैसे बोल लेता हूँ अभी, आपने बुलाया तो बोले आज ये सब्जेक्ट पर बोलेंगे तो मैं बोल लेता हूँ, मेरा जी स्क्रिप्ट जी। नहीं है। इनका स्क्रिप्ट तैयार होता है, इनके अपोजिशन वाले, इनका उनका भी स्क्रिप्ट तैयार होता है। लेकिन वो स्क्रिप्ट जो होता है, पटकथा जो होती है, उसमें एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि फिल्म होती है या नाटक होता है, उसका जो स्क्रिप्ट होता है उसमें जो डायरेक्टर है वो तय कर लेता है कि भाई ये किरदार रहेंगे, जी इसको यहां से आना है, उसको वहां से जाना है, वो खिड़की से आएगा, दरवाजे से आएगा, यहाँ खड़ा होगा, ये सब तय होता है। लेकिन वो जो हर किरदार है वो राइटर और डायरेक्टर उनके मुट्ठी में होते। पॉलिटिक्स में जब स्क्रिप्ट बनता है उसमें कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जो आपके चॉइस के नहीं होते। आपने चॉइस किया है कि भाई ओमकार चौधरी ये मेरे स्क्रिप्ट का किरदार है, लेकिन उसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि यहां से आओ ऐसा करो। आप माहौल ऐसा बनाते हैं कि वो इसी ढंग से आएगा। और अगर ओमकार चौधरी उस ढंग से पेश नहीं हुआ तो आपकी स्क्रिप्ट फेल हो जाती। तो मैं जी ऐसा जी। मानता हूं, मैंने जो 6-7 साल से मोदी शाह की राजनीति देखी, तो ये अपने अपोजिशन के लोग हैं उनको भी किरदार बनाते हैं और माहौल ऐसा बनाते हैं कि इनको चाहिए उसी ढंग से वो पेश आए। अपोजिशन ये नहीं तय करती कि हमको क्या करना है। मोदी शाह जो इनके लिए तय करते हैं उसी ढंग से ये पेश आते हैं। इसलिए वो एक गोलमाल नाम की पिक्चर थी, अमोल पालेकर उसमें थे, तो उत्पल दत्त भी उसमें थे। तो उत्पल दत्त हमेशा वो चेस खेलते रहते और जी। बातें भी नहीं करते, लेकिन चेस खेलते रहते। तो यहां बैठकर वो अपना कोई मोहरा प्यादा घुमाते और फिर सामने जाके बैठते और उधर की भी बाजी वही खेलते। तो ये मोदी शाह का जो स्क्रिप्ट होता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने क्या करना चाहिए, सोनिया गांधी क्या करे, अपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी बने, ये भी ये लोग तय कर लेते। जी जी जी। बात अजीब ये है कि जो अपोजिशन के लोग किरदार में है वो इनको चाहिए वैसा ही काम पेश करते, भूमिका तय कर लेते। वो मुझे अजब लगता है। तो अगले साल में 5 अगस्त तक इनका स्क्रिप्ट क्या रहेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जी जी। एक बात पर मुझे मेरा पूरा भरोसा है कि उसमें राहुल गांधी ने क्या करना चाहिए, दिग्विजय सिंह ने क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल इन्होंने तय किया है। उस पर वो इम्प्रोवाइज करते होंगे कि हमने ये किया तो दिग्विजय सिंह ने क्या कमेंट करनी चाहिए, चिदम्बरम हाँ। को क्या बोलना चाहिए, ये भी मोदी शाह तय कर लेते। आपको याद होगा कि 2019 का जो चुनाव था, तो पहले उधर का कैंडिडेट भोपाल का तय किया कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह को खड़ा बिल्कुल। कर देंगे।
तो हाँ उसके बाद इन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह को यहां का कैंडिडेट बना दिया, भोपाल का। तो बिल्कुल। प्रज्ञा सिंह को क्यों लाया? वो तो एक आरोपी है, ऐसा सब पूछा जाता था, चिल्लाया जाता था। तो हर हम्म। सवाल का जवाब अमित शाह ने नहीं दिया, लेकिन एक बार उन्होंने जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। वो बोले जी जी। अरे ये तो मालेगांव के आरोपी है, एक्यूज्ड है, तो अगर आप इनको चुनाव में खड़ा कर देंगे तो हिंदू टेररिज्म का इशू आ जाएगा चुनाव में। तो अमित हम्म। शाह बिल्कुल ठंडे आवाज में बोल रहे, वही तो लाना है। क्या बोले वो? वही तो, या हिंदू टेरर ये सब्जेक्ट आना लाना ही है। तो हम्म। दिग्विजय को आपने खड़ा किया, इसके लिए ही प्रज्ञा सिंह को लाया है। या तो कोई भी ओमकार चौधरी को खड़ा करो, वो भी चुनकर आएगा बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भोपाल से। हम्म। हमको वो जगह जगह जीतने से मतलब नहीं है, उस कैंडिडेट से क्या सब्जेक्ट लाना है, एजेंडा लाना है, इसके लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को खड़ा किया। तो आप समझ रहे कि बिल्कुल अब बिल्कुल। से लेकर 5 अगस्त 2021 तक क्या होना है, इसका स्क्रिप्ट तैयार है। तो अच्छा इसके भाऊ। लिए अभी मुझे मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन हाँ मैं हाँ। मानता हूं कि उसका स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है। हमको एक एक इनकी चाल क्या चल रहे हैं, मोदी और शाह क्या चाल खेल कर रहे हैं, ये हमको देखना है। आपने कश्मीर का जिक्र किया था, तो क्या जी जी। कश्मीर पीओके जो है, तो उसकी राजधानी जो पीओके की वो मानते मुजफ्फराबाद है। तो 5 अगस्त को या 15 अगस्त को, अगले 2021 के, भारत का कोई मुख्यमंत्री मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराएगा? हो सकता है ऐसी, ऐसा स्क्रिप्ट बना होगा। बिल्कुल हो सकता है। तो 5 अगस्त 2021 को क्या होगा, ये मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे अयोध्या का फैसला तो चलो सुप्रीम कोर्ट से आया है, सर्वसम्मति से आया है। पर कश्मीर का जो फैसला था वो तो मोदी और शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति से आया था। 370 हटाना जितना मुश्किल था, उसके बाद की स्थितियों को हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल था। क्योंकि कई की राजनीति खत्म हो रही थी, उनकी रोजी रोटी का जो एक जरिया था 370, उसको हटा दिया गया था। सारे किले ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरियों ने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। तो वहां के जितने भी राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, अब वो भी इस बात को कहने लगे हैं कि हमें नए सिरे से अपने राजनीतिक आधार को तलाशने की रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो भाऊ, पहले की सरकारें ये सब क्यों नहीं कर पाई? इच्छा शक्ति नहीं थी, लीक से हटने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, या देश की जनता पर उनको भरोसा नहीं था? देखिए, बात ऐसी होती है ना कि एक एक हमारे शिवाजी महाराज देखो, तो शिवाजी महाराज तो सब लोग जानते हैं। इनमें और हिंदू राजाओं में क्या फर्क था? हिंदू राजा जो थे वो हारते गए इस्लामिक एग्रेशन के सामने। जी। अब शिवाजी महाराज तो राजा भी नहीं थे, एक सरदार के पुत्र थे। उनको छोटी सी कुछ दो या सूबे थे उनके पास, उसके सरदार थे उनके पिताजी। तो इन्होंने तय किया था कि हमको अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले हिंदुओं को जो अपराध गंड गंड से बंधक रखे थे, वो पुरोहितशाही उन्होंने तोड़ डाली।
जी कि अगर ये करोगे तो ये गलत है, निहत्थे पर वार करना गलत है, दगा फटका करना, दगाबाजी करना, ये सब जो रूल्स थे वो तोड़ दिए शिवाजी महाराज। अगर सामने वाला हमसे दगा करेगा तो हम भी उससे दगा करेंगे। जी तो जी ये जो भ्रम होता है उससे बाहर निकलना पहले जरूरी होता है। कश्मीर के बारे में भी वही है, ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा। ये जो भ्रम पैदा करके रखा था इतने सालों से, उससे बाहर निकलना जरूरी था। जी तो मोदी तो वहां से बाहर निकले थे, लेकिन उनको अपनी पार्टी को भी वहां से बाहर निकालना था। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वहां से बाहर निकालना था। और इसके लिए आप उस समय की बात आप देखिए, जी इन्होंने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई। तो जब तक ये सरकार में नहीं थे तो उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो सब फाइलें चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही थी, अलग हाँ ये था। तो ये जब इनके पार्टी के मिनिस्टर उसमें चले गए तो उनके लिए मंत्रालय ओपन हो गया वहां का। अब जब बिल्कुल सब जो कागजात थे वो अगर मिल गए, वो उसमें अगर वहां की पुलिस या इंटेलिजेंस जो काम कर रहा था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल नहीं पाता था, वो खुलेआम मिल गया। और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी बनती गई। तो वो भी जो गवर्नमेंट बनी दो पार्टियों की, उसमें भी एक स्ट्रेटेजी थी। तो ये निकलने के लिए जो पहले से बना था प्लान, उसके जरिए ही पहले बात ये थी कि पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाना। वो वो सब फाइलें उनको उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गई, या जी तो मैं मानता हूं कि अजीत डोभाल को भी मिल गई। अब उन्होंने सही जो स्ट्रेटेजी बनाई, तो आपको याद होगा कि उस समय अमित शाह बंगाल में थे। वो उधर का दौरा छोड़कर, आजाद छोड़कर दिल्ली आ गए। उसके बाद अमित शाह और अजीत डोभाल की 2 घंटे की मीटिंग हुई। जी जी अभी तो अमित शाह तो गवर्नमेंट में थे भी नहीं, फिर उनके साथ क्या बातचीत की अजीत डोभाल ने। और वो होने के बाद फिर कश्मीर के बीजेपी के मिनिस्टर आकर मिले और वापस गए, उन्होंने रिजाइन किया, गवर्नमेंट गिर पड़ी। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी आप समझ रहे, रणनीति आप समझ रहे। तो उसके तहत अगर सरकार गिरती है तो सरकार बनी भी उसके ही तहत बनी थी। तो इसमें सब स्ट्रैटेजी होती है और वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी की चर्चा में बताई नहीं जाती। सही स्ट्रैटेजी कह रहे हैं हमारे चाणक्य कौटिल्य बोलते ना कि षटकर्णो विद्यते मंत्रा। दो लोगों में जो बात होती है उसमें अगर तीसरा आ जाए तो उसमें गोपनीयता बचती नहीं। तो कश्मीर का जो मसला था वो हल करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार थी, उतनी भी बात नहीं थी। पहले 5 साल दुनिया भर के देशों से दोस्ती की गई। बिल्कुल अभी देखो, अभी पाकिस्तान कश्मीर के मामले में इस्लामिक कंट्रीज की जो ओआईसी बोलते हैं जिसको, इस्लामिक कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको धमका रहा बिल्कुल है, अगर इसमें आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम भी आपको छोड़ सकते। तो पहले ओआईसी की जो ताकत पाकिस्तान के खिलाफ थी वो हटाई गई थी। तो जी कश्मीर की जी पॉलिसी 5 साल से चल रही थी। सही 5 अगस्त को उसका कानून बनाया गया, लेकिन दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश भी उन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल तो सही स्ट्रैटेजी इस ढंग से चलती है। इसमें जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है और एक एक शॉट बनाया जाता है, हमको वो पूरी कहानी बताई जाती है, लेकिन बीच बीच के टुकड़े शूटिंग होते हैं, वो सेट उठाया जाता है, नया सेट लगाया जाता है, उसमें फिर से शूटिंग होती है। लेकिन जो टुकड़े टुकड़े बनते हैं वो आगे फिल्म में एडिटिंग करके जोड़े जाते हैं। इस ढंग से बिल्कुल कश्मीर के लिए स्ट्रेटेजी बनी है। देश के जो मसले 70 साल से पड़े उनके लिए एक बिल्कुल लंबी स्ट्रेटेजी बनी है।
उसमें ये शायद 5 अगस्त ये इन्होंने मुहूर्त माना है कि भाई 370 कभी हटाएंगे, उसकी तारीख 5 अगस्त रहेगी। भूमि पूजन कब करेंगे, 5 अगस्त की तारीख रहेगी। उसके बीच में तय करो, जैसे पूरी फिल्म बनने के बाद फिल्म रिलीज करने की तारीख होती है वैसे होती है। तो अभी शायद मैं मानता हूं कि अगले साल 15 अगस्त या 5 अगस्त बन जाएगा। 5 अगस्त ये पीओ के भारत में शामिल होने की तारीख हो सकती है, ऐसे मैं मानता हूं। अगर इसकी स्ट्रेटेजी बनी है तो उस पर काम चलता रहेगा। वो कोई हमको बताएंगे नहीं, ना मोदी बने बताएंगे, ना डोवल बताएंगे, ना ये बताएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी नहीं बचेगी। लेकिन अच्छा, अगले 5 अगस्त को कुछ तो होने वाला है। मोदी के फैसलों में तो मुझे लगता है कि शायद मुजफ्फराबाद, जो पीओके की राजधानी मानी जाती है, वहां तिरंगा फहराया जाएगा और बाद में फिर 15 अगस्त को भी फहराया जाएगा। भाऊ, मोदी के फैसलों में एक चौंकाने वाला एलिमेंट रहता है, ये आपने नोट किया होगा। भनक नहीं लगने देते बिल्कुल भी। जो पिछला 5 अगस्त था 2019 का, उससे ठीक 3 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पीएमओ में मोदी से मिलकर के गए थे। कई तरह की अटकलें थी और उसके बाद ये कहा गया कि भाई जो अमरनाथ यात्री हैं वो लौट जाएं, घाटी में जो लोग हैं वो भी घाटी छोड़ दें। सेना का, सुरक्षा बलों का मूवमेंट शुरू हो गया था। और तीस उसके हजार बाद एक्स्ट्रा सैनिक भेजे गए थे। बिल्कुल, और 5 अगस्त को फैसला हो गया। चाणक्य भी कहते थे, आपने अभी चाणक्य का जिक्र किया, कि राजा को जब जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए और बताना चाहिए। पर सवाल वही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि ये 2 5 अगस्त तो चले गए, अभी 3 5 अगस्त और आने हैं 2024 तक। तो इन 3 5 अगस्त में क्या समान नागरिक संहिता आएगी? क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आएगा? क्या पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान भारत के पास आएंगे? अक्साई चीन उसका अगला टारगेट लगता है सरकार का। क्या लगता है आपको? मतलब ये इस समय जो फैसले हो रहे हैं, ये एक आधार रखते जा रहे हैं और शायद टारगेट कोई बहुत ऊंचा है, लक्ष्य कोई बहुत ऊंचा है। देखो, बड़ा लक्ष्य जो होता है वो छोटे छोटे लक्ष्यों से बनता है। हम 10 ईंटें रखते हैं, उस जी, पर 9 ईंटें रखते हैं, फिर उस पर 8 ईंटें रखते हैं। तो दीवार जब बनती है तो नीचे वाला ब्रॉड बेस होता है, तो छोटे छोटे लक्ष्य जो होते हैं उससे बड़े। 5 साल में पाकिस्तान की पॉलिसी बनी थी और उससे कश्मीर तो हल हो गया। अब हमने जो चुनाव क्षेत्र बनाए उसमें जम्मू कश्मीर के 24 चुनाव क्षेत्र पीओके में दिखाए गए। बिल्कुल। तो मेरा मेरा ख्याल ऐसा है कि नजदीकी टारगेट मुझे वो लगता है। चाइना की पॉलिसी अभी अभी अनफोल्ड हो रही है। जैसे पूरे के पूरे इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ हमने पहले खड़े किए और बाद में 370 किया। तो चाइना पर अभी अभी इनिशियल काम शुरू हो गया, जी, जिसमें अक्सर चीन आएगा। क्या मालूम नेपाल भी हम में समाविष्ट हो जाएगा। जैसे सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया तो पूरा नेपाल भी हो सकता है, क्योंकि जो चीन के पिछलग्गू बने थे उनको ढीला कर दिया गया है। और कल परसों हमने देखा कि राजपक्ष श्रीलंका में जीत गए हैं। जी, जी, जी। तो इसकी रणनीति हमारे लिए फायदे की कहां है, वो हम बताएंगे नहीं। और आप जो बोलते हैं कि करने वाला जो होता है वो बोलता नहीं। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर भी करते थे उन पर। जब टीका होती थी, निंदा की जाती थी, तो वो बोलते थे मेरी बैट बोलेगी।
तो मोदी की जो कृति है वो बोलती है, वो जो काम करते हैं वो बोलते हैं। अब देखिए कि पठानकोट के बाद वो केरला में जाकर बोले थे, जो पाकिस्तान में इनके आका बैठे वो सुन ले, मैंने आर्मी को खुली छूट दे दी है। उनका मजाक हुआ था तो, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की कंसेप्ट भी नहीं थी, कंसेप्ट ही नहीं थी। बालाकोट हो गया, तो बालाकोट ने ट्रेंड बदल दिया कि ये घर में भी घुसकर मारेंगे। तो गुंडा जो होता है ना, गुंडे की ताकत क्या होती है? आपका डर ही गुंडे की ताकत होती है। जब आप उल्टा जवाब देना शुरू हो जाते हैं तो वो हैरान हो जाता है, उसका बैलेंस निकल जाता है। आज चाइना का बैलेंस निकल गया है। हमने तो एप्स हटाए कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन अमेरिका कहां तक चला गया देखो। बिल्कुल। और जो अक्साई चीन की बात कर रहे हैं, ये शायद 2 या 3 साल के बाद की। इमीडिएट मुझे 5 अगस्त 21 का टारगेट पीओके दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। एक काम अगर आउटसोर्स आप कर देते तो आपके जो कर्मचारी है उनके आलसी बैठने की आदत सी बन जाती है। अभी पासपोर्ट का काम जो है बहुत टाटा कंसल्टेंसी को वगैरह दे दिया, और आप अगर पासपोर्ट निकालने के लिए निकल जाओ तो बहुत थोड़ी समय में वो काम हो जाता है। हाँ, आखिर में उस पर सिग्नेचर करने के लिए जो गवर्नमेंट के कर्मचारी वो आधा घंटा खा लेते। तो काम की आदत जब निकल जाती है, पाकिस्तान की आर्मी अब लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। इनके जो आर्मी कमांडर्स है, बड़े बड़े जनरल्स है, उनको लड़ाई नहीं चाहिए, तो वो काम बिल्कुल आसान है। इसलिए मुझे मुजफ्फराबाद या बाल्टिस्तान ये नजदीकी टारगेट लगता है। और हम लड़ने जाएंगे तो वो लड़ेंगे नहीं, ये बात समझ लो। उनका आज तक का भरोसा था कि चाइना हमारे साथ खड़ा है, चाइना हमारे साथ खड़ा है, तो अभी तो चाइना इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो पूरे अकेले पड़ गए। अब दूसरी बात आप समझ लो कि मोदी आने तक, या समझो 1-2 साल तक, कुछ भी इंडो पाकिस्तान हो जाता है तो दुनिया चिल्लाती है, अरे कुछ मत करो, दोनों भी न्यूक्लियर कंट्रीज है। तो न्यूक्लियर नाम का भ्रम तो हट गया। अभी कोई भी न्यूक्लियर बोलता ही नहीं। सही। तो ये भ्रम से पहले बाहर निकले। फिर पठानकोट हो गया, फिर पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हो गया। तो एक एक भ्रम से हम निकाल रहे लोगों को। अभी कल ही मैंने शायद इंडिया टुडे का किसका सर्वे देखा, तो 47% इंडियन बोलते नहीं, वॉर कर दो, हम ही जीत जाएंगे। तो ये आम आदमी का कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, उनको जो डरा कर रखा है, वो खुले आम आकर हमारे आर्मी के पीछे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ये गेम होता है। आपको लड़ने के लिए ताकत कहां से आती है? हथियार से नहीं आती। मेरे पीछे पूरा देश खड़ा है, ये जब ताकत आ जाती है ना, तो उसके बाद हथियार काम कर देता है। लेकिन आपके हाथ में हथियार, आपको शोले पिक्चर में जो है, शोले पिक्चर में तो दिखाया गया ना कि वो कोई डकैत आते हैं और वो ठाकुर के सामने पड़ा हुआ हथियार है, तो बाद में अमिताभ और वीरू और जय उसको बोलते हैं कि कम से कम वो हथियार उठा के तू रोकता था। तो बाद में वो शॉल निकलता है तो उसके हाथ ही नहीं होते। तो हथियार हाथ होने से काम करता है, हथियार अपने आप नहीं चलता। तो अगर हाथी तोड़ के रखो उस ठाकुर जैसे, तो हथियार क्या कर सकता है? हमने आज तक, हमारी डिफेंस पॉलिसी ऐसी थी कि हमने हमारे आर्मी के, आर्म फोर्सेस के हाथी तोड़कर रख दिए।
मोदी ने बिल्कुल। उसको हाथ दिए, जनता ने वो हाथ जोड़े हैं, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसलिए बालाकोट हुआ, इसलिए कर्नल बाबू ने 20 शहीदों के साथ दुनिया को हिला दिया है लद्दाख में। और आज भी हम बोल रहे हैं कि चाइना हमको चाहिए उतना हटना चाहिए, नहीं तो हम उसको डीएस्केलेशन मानते नहीं है। चाइना बोलते नहीं अभी डीएस्केलेशन हो गया, हम नहीं मानते डीएस्केलेशन हो गया। तो सही। वो मानसिकता हमारी आम जनता की है, वो जब बनाई जा रही है तो उसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजी है। और इसमें मुझे लगता है कि नजीक यानी नजदीकी टारगेट जो है वो पीओके है। और अगर पीओके हो गया, क्लियर हो गया 5 अगस्त तक, तो अक्साई चीन के बारे में चाइना बोलेगा कि कुछ बात तो हमारे लिए छोड़ो, इस पर वो अपने आप आ जाएगा। देखो जी एक जी। बात है कि पहले जो चाइना का जो चलता था वो अभी नहीं चलेगा, हम मरने के लिए आदमी भेजते रहेंगे, ये अभी चाइना कर नहीं सकता। बिल्कुल। इसके पहले वो थे, आदमी मरने के लिए भेजते थे कितने भी मारो, तो वो अभी नहीं होगा। चीन की जो जनता है वो पूछेगी। और वहां के जो अभी अभी मैंने पढ़ा है कि दो अच्छे बड़े लड़ाकू जो जनरल्स थे, एक एयरफोर्स के हैं और एक आर्मी के हैं, वही बोल रहे हैं कि ज्यादा एग्रेसिव मत बनो। शी जिनपिंग को बता रहे हैं, एक एयर मार्शल है और एक जनरल है, वही बोल रहे हैं। इसका मतलब यह सिग्नल होता है कि अभी बिल्कुल सही। चाइना की आर्मी भी डरी हुई है। लेकिन वो एजेंडे पर अक्साई चीन वगैरह इतने जल्दी ऐसे मैं नहीं मानता। अच्छा भाऊ। उनको धक्का देने बहुतों। के लिए पहले पीओके खाली करेंगे, हम्म। तो अपने आप चाइना भी घुटने टेकेगा। बहुत लोगों ने कश्मीर के अयोध्या के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है उसको पुष्ट करने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और हिंदू विरोध की जो राजनीति थी उसका भी विकल्प लगभग खत्म हो गया है। मोदी का जो ये अश्वमेध है, जो घोड़ा है, इसको रोकने वाला भी अब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, यही तो पागलपन है इनका, यही तो पागलपन है। आप ये हिंदू राष्ट्र है ही, आप इसको कैसे रोकेंगे? आप मोदी को रोकेंगे ना। आप बात इतनी ही थी, हिंदू राष्ट्र ही था, लेकिन इसको लीड करने वाला, उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। जी जी। आपकी बातें चलती रही वहां तक जहां तक ये हिंदू राष्ट्र की मानसिकता जो जन जन में बसी है, उसको लीड करने वाला कोई नहीं था। अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं कि अगर शेरों की सेना है, उसका लीडर अगर कोई बकरा हो जाए तो बकरे जैसे काटे जाते हैं। लेकिन अगर बकरों की सेना है, उसका सेनापति शेर है, तो बकरे भी शेर जैसे लड़ते हैं। तो सही आज बात। आज का जो हिंदुस्तान है वो कब पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, ये आप समझ लो। ये जो नई खोज है, नेहरू की खोज है या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें ये बार बार चिल्लाते रहेंगे। ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते, इंडिया की बात करते ही नहीं ना। तो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, ये गलत कंसेप्ट है। ये हिंदू राष्ट्र है ही। हम बता नहीं रहे थे, छाती ठोक कर नहीं बता रहे कि है हम हिंदू राष्ट्र है। ये अभी बोलने वाला लीडर बन गया, इसलिए इसकी चर्चा है। और ये इनका जो भ्रम था कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो आप जिसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं वही तो हिंदुइज्म है। अलग अलग रिलीजन्स यहां आए, हमने इनको पनाह दिए।
वो अपने ढंग से उपासना कर सकते हैं। झगड़ा संघर्ष क्या था कि हम जी हजारों साल से जिस ढंग से धर्म या उपासना कर रहे हैं वो गलत बोलने की जो कोशिश हुई है उसके खिलाफ लड़ाई होती रही। तो वो धारणा लेकर लड़ने वाला कोई लीडर चाहिए था गए पिछले 70-80 साल में। वो अभी मोदी के रूप में खड़ा हो गया है। उसको उसकी नेक्स्ट जनरेशन मोदी ही खड़े कर रहे हैं। ये 55 साल के तो अमित शाह है, उनकी जो लीडरशिप वो खड़ी कर रहे हैं वो देखे तो और 30-40 साल लीडरशिप करेंगे। वैसी बिल्कुल। पीढ़ी मोदी बना रहे हैं, ये सोचो। और उसका जवाब आपको हिंदू राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए ही कोई जवाब दे सकता है। आपको हिंदू बनना पड़ेगा, आपको हिंदू बन के खड़ा रहना पड़ेगा, तो आप इनको मोदी से टक्कर ले सकते हैं। मोदी के बिल्कुल खिलाफ सही। अगर लड़ना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि उससे अच्छा हिंदू मैं हूं, मैं हिंदू लीडरशिप कर सकता हूं, ये बताना पड़ेगा। तब जाकर आप मोदी को हरा सकते हैं। मोदी को चिल्लाना नहीं पड़ता। आप देखेंगे 2013 में जुलाई या अगस्त महीने में मोदी बीजेपी के लीडर बन गए। सितंबर में वहां से जी। लेकर आज तक भूमि पूजन तक मोदी अयोध्या गए ही नहीं। सही। उनको उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। अयोध्या में जाएगा, वो पूजा अर्चा करेगा, वही हमारा लीडर है, ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र की जनता मानती ही नहीं। सही है। इसमें कहा ये फैजाबाद से अयोध्या हो गया किसको पता भी नहीं चला। बिल्कुल। इलाहाबाद का प्रयागराज कब बन गया किसको पता नहीं चला। वो चिल्लाने की जरूरत होती नहीं, वो करने की जरूरत होती है। वो करने वाला लीडर आ गया। तो हम तो हिंदू राष्ट्र थे ही, हम सोए हुए थे, हमको किसी ने जगाया है और हमको खड़ा किया है, तब ये जाके चिल्ला रहे हैं। अंधेरा रो रो कर बोल रहा है कि सूरज मुझे तकलीफ दे रहा है। तो ये हिंदू राष्ट्र है ही, उसकी चिंता मत करो। आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखो, फॉरेन पॉलिसी समझने की कोशिश करो। जी जी। वो पाकिस्तान से हो या चाइना की, ये अफगानिस्तान से लेकर तिबेट होकर म्यांमार करके थाईलैंड तक जाती है। तो ये संघ वाले जो चित्र बताते रहे हिंदू राष्ट्र का, वो आप फॉरेन पॉलिसी से कनेक्ट करके देखो तो हिंदू राष्ट्र कहां बन रहा है, उसकी तैयारियां बिल्कुल। क्या चल रही है, उसका स्क्रिप्ट क्या है। ये अगर हम फॉरेन पॉलिसी देखें, हमने चाइना के खिलाफ जो लोग खड़े किए हैं, वो जो देश है साउथ चाइना से लेकर वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, यहां से लेकर अफगानिस्तान को देखो, तो संघ वाले जो दिखाते हैं ना नक्शा, वो देखो। हम्म। बिल्कुल तो बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी किस ढंग से चल रही है, किस ढंग से बन रही है, किस ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है, और इसके बारे में ये जो चिल्लाने वाले सेक्युलर जो कोई है, इनको पता ही नहीं है। इनको पता नहीं है, वो स्क्रिप्ट है। देखेंगे 2024 तक क्या क्या होता है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, आपने बहुत समय दिया आज और बहुत विस्तार से चीजों पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद।